वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी के इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 2 दिन क्लास और भी लगा रखे हैं सिस्टम के बारे में। जैसे कि हम शुरू किए हैं कि तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं आज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले जो हमने सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था, दूसरी की बात करें तो हम दूसरे क्लास में पढ़े थे स्केलेटन के बाद वहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम आज पढ़ रहे हैं। और उसके बाद हमने इसका लास्ट क्लास जो हुआ था उसमें हम पढ़े थे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हमने पढ़े हैं वहाँ पे सबसे पहले हमने थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट किया है। इसके बाद हमने उसके एमसीक्यू जितने भी बन सकते थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमने ऐड करके उसका एमसीक्यू भी लगवाया है टेस्ट के तौर पे। तो फ्रेंड्स, जब आप थ्योरी पढ़ के एमसीक्यू लगाते हैं तो जो थ्योरी सेक्शन में डाउट आपका रहता है वो जाके एमसीक्यू में क्लियर हो जाता है। आपको ये भी पता चल जाता है वहाँ से एमसीक्यू लगाने से कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। और जो डाउट क्लियर होता है और पता तो चल जाता है एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और प्रीवियस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि हमने जो एमसीक्यू में प्रीवियस के भी क्वेश्चन लिए हैं और जो आने वाले एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप उन सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी। उन सारे वीडियो को देख सकते हैं या फिर स्मार्ट जीके ट्रिक के आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको बायोलॉजी का मिल जाएगा वहाँ पे प्लेलिस्ट, और उसमें सारे वीडियो आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। सीरियल से सारे बने हुए हैं, उसमें सारे टॉपिक पढ़े हुए जितने भी अब तक के बायो के पढ़े हुए हैं टॉपिक वो सारे वीडियो वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है और आपको हेल्पफुल लगता है वीडियो, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। साथ ही साथ अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जब हम डालें तो आपको मिल जाए। और उसके लिए आपको बेल बटन को भी दबाना होगा। तो फ्रेंड्स, बेल बटन को दबा लें और आपके पास स्टडी ग्रुप होगा उसमें भी शेयर कर दें हमारे चैनल को ताकि और लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हिंदी में बोले तो परिसंचरण तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तंत्र। और इस परिसंचरण तंत्र को अगर इंग्लिश में बोले तो इसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है और ये किस प्रकार के जो प्राणी होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पाया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये किस तरह के जंतुओं में पाया जाता है, किस तरह के जो प्राणी होते हैं, किस तरह ऑर्गेनिज्म जो पूरे किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म है किस तरह पाया जाता है, किस तरह के ऑर्गेनिज्म में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस में पाया जाता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग यानी जो जीवित जंतु होते हैं, जीवित प्राणी उनमें पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जीवधारी। और हम बात करें दूसरे कि ये जीवित तो पाए जाते हैं लेकिन सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी में नहीं पाए जाते। कुछ स्पेशली ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि हम बात कर लें कि कशेरुकी जंतु। कैसे? कशेरुकी जंतु तो कशेरुकी जंतुओं में पाए जाते हैं यानी वर्टिब्रेटेड एनिमल। कशेरुकी जंतु हमने पढ़ा था जब हम किंगडम पढ़ रहे थे, एनिमल किंगडम। जब किंगडम आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि कशेरुकी जंतु कैसे होते हैं। तो कशेरुकी जंतु उसे कहते हैं जिनमें क्या होते हैं, कशेरुकी दंड वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं। यानी मेरुदंड जिन जंतुओं में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, कशेरुकी जंतु कहते हैं। तो कशेरुकी जंतुओं में मुख्य रूप से क्या है, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सर्कुलेटरी सिस्टम। और कुछ ऐसे भी अपवाद में कुछ अकशेरुकी जंतु होते हैं जिनमें भी क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। मुख्य रूप से उन जंतुओं में ही पाए जाते हैं जो कशेरुकी जंतु होते हैं, उन्हीं में सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है। हमने तो ये देख लिया कि किस तरह के जंतुओं में पाए जाते हैं, जैसे कि हमने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म में सभी में नहीं पाए जाते। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं
जिनमें ही कुछ विशेष तरह के कुछ स्पेशली ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ही पाया जाता है। तो वो ऑर्गेनिज्म होते हैं कशेरुकी दंड वाले, जिसमें वर्टिब्रेट प्राणी होते हैं, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि परिसंचरण होता क्या है, जो परिसंचरण सिस्टम है ये होता क्या है। तो फ्रेंड्स, परिसंचरण तंत्र होते हैं कुछ विशेष तरह के अंग मिलकर, ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं, परिसंचरण तंत्र को चलाते हैं, यानी सर्कुलेट करते हैं। तो हम उन अंगों के बारे में बात करेंगे। तो वो मुख्य रूप से अंग कौन कौन से आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मुख्य इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो है हार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, हार्ट है। और हार्ट क्या होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका मुख्य अंग होता है। और हम दूसरे की बात कर लें तो दूसरा होता है ब्लड। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लड। और तीसरे की बात कर लें यहाँ पे तो तीसरा होता है वेसल्स, वेसल्स। ठीक है फ्रेंड्स, यानी हार्ट, हृदय और रक्त और वेसल्स बोले तो वाहिनिकाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों मिलकर ये तीन मुख्य अंग हैं जो कि परिसंचरण तंत्र के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये तीनों एक दूसरे का हेल्प करके पूरे परिसंचरण तंत्र को रेगुलेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हार्ट की हम यहाँ पे बात कर लें तो हार्ट क्या करता है, मुख्य रूप से हार्ट जो ब्लड होता है इसको क्या करने का, पंप करने का काम करता है। इसको क्या है, गति प्रदान करने का काम करता है। तो हार्ट क्या करता है, पंप करने का काम करता है, यानी ब्लड को क्या करता है, प्रेशर, गति और इसको रेगुलेट करने का काम करता है। और जो ब्लड होता है, ब्लड तो पंप के द्वारा यानी हार्ट के द्वारा रेगुलेट हो गया, वो गति हो गया उसमें। लेकिन ब्लड का क्या काम है, ब्लड का काम है यहाँ पे, जैसे बहुत सारे बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म में क्रियाएं होती हैं, उपापचय क्रियाएं होती हैं, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ वहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, निर्माण हो जाता है, जिसको क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी जहाँ से निर्माण हुआ है और जहाँ इसको एग्जिस्ट होना है वहाँ तक ले जाने के लिए, और जो हम भोजन करते हैं तो पचा हुआ भोजन वहाँ से अवशोषित हुआ भोजन के जो विटामिन्स होते हैं, वसा होते हैं, एसिड होते हैं, ग्लूकोज होता है, इनको सब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो ब्लड का मुख्य कार्य यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम, यानी जो हमारे बॉडी में वेस्ट और जो लाभदायक जो यहाँ पे तत्व हैं बॉडी में, उनको ट्रांसपोर्टेशन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। यहाँ पे क्या है, हम इसको पार्शियली थोड़े थोड़े पढ़ ले रहे हैं, अभी बाकी एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें समझना जरूरी है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस प्रकार के जंतुओं में पाया जाता है मुख्य रूप से, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम समझने के लिए हम इन चीज़ों को यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्लड क्या काम करता है, सबसे पहले तो हार्ट पंप करने का कार्य करता है, क्या है, गति देने का काम करता है, प्रेशर को यहाँ पे ये जनरेट करता है। और हम ब्लड की बात कर लें तो ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के काम करता है। और जो वेसल्स होते हैं वो क्या है, इसको एक स्थान से, जो ब्लड है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हेल्प करता है, ताकि ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है, तो हार्ट पंप किया ब्लड को, और ब्लड क्या है विभिन्न अंगों में आसानी से पहुंच जाता है, किसके माध्यम से, वेसल्स के माध्यम से। तो ये मुख्य रूप से तीन यहाँ पे जो ऑर्गन है ये परिसंचरण तंत्र को अच्छे से चलाते हैं, और इन्हीं के माध्यम से बहुत अच्छे से रेगुलेट होता है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें, परिसंचरण तंत्र होता क्या है इसको आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करेंगे कि इनका कार्य क्या होता है। जो परिसंचरण तंत्र है मुख्य रूप से उसका कार्य क्या होता है, उन चीज़ों को एक एक करके हम आगे समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स, फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मुख्य रूप से जो सर्कुलेटरी परिसंचरण तंत्र है उसका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है, यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। तो सबसे पहला पॉइंट है कि
पोषक पदार्थों का परिवहन करना, पोषक पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। जो पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ की जैसे कि हम बात कर ले यहाँ पे कि विटामिन्स, ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन्स। दूसरे हम बात कर लें तो वसा एसिड, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरे की हम बात कर लें यहाँ पे तो फ्रेंड्स विटामिन्स हो गए, वसा हो गया, और हम बात कर लें ग्लूकोज, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह के जो पोषक पदार्थ होते हैं जो कि क्या है, जैसे हम विटामिन्स की बात कर लें तो विटामिन्स को हम इंटरनल सोर्स से लेते हैं, हमारे बॉडी में इसका निर्माण नहीं होता है, तो बॉडी को इंटरनल सोर्स से लेते हैं और इसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद यहाँ पे चूसड़ हो जाता है छोटी आंत में, वहाँ से ब्लड के माध्यम से विभिन्न जो सेल्स हैं वहाँ पे पहुँचता है। और हम वसा की बात कर लें तो वसा का भी यही काम है, ग्लूकोज का भी क्या है, ग्लूकोज के भी ब्लड के ही माध्यम से क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, यानी इनका संचरण होता रहता है, ये चलते रहते हैं। यानी इन सारी चीज़ों का संचरण करना ब्लड का ये वर्क है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ये आते हैं। अगर हम दूसरे की बात कर लें तो नाइट्रोजनी पदार्थों का यहाँ पे नाइट्रोजनी पदार्थों का परिवहन, ठीक है फ्रेंड्स। नाइट्रोजनी पदार्थों का परिवहन दूसरा वर्क है। नाइट्रोजनी पदार्थों का परिवहन का मतलब है कि जो मेटाबॉलिज्म में क्रिया होती है, यानी उपापचय की क्रिया जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, वहाँ पे क्या है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ जिनका बनना एनर्जी, ग्लूकोज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और वहाँ पे उसका ब्रेकडाउन होने के बाद वहाँ पे कुछ अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं, और कुछ वसा का और प्रोटीन का, ग्लूकोज के, इन सारे चीज़ों का मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं। उन अपशिष्ट पदार्थों का क्या है, परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ही, जहाँ से ये प्रोड्यूस हुए वहाँ से इनको, जहाँ पे ये हमारे उत्सर्जी अंग होते हैं वहाँ तक ले जाने का कार्य परिसंचरण तंत्र ही करता है। जो ब्लड होता है उसके माध्यम से उत्सर्जन जहाँ होता है उन अंगों तक ले जाने का काम करता है। तो हम अगर नाइट्रोजनी पदार्थ की बात कर लें, यानी नाइट्रोजनी पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ जो कि हमारे बॉडी के आवश्यकता नहीं होती, ये बॉडी के बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो हमारे बॉडी को बहुत नुकसान हो जाता है, होने लगता है। तो इन पदार्थों को बाहर निकालने के लिए परिसंचरण तंत्र ही हेल्प करता है। तो जैसे नाइट्रोजनी पदार्थ की हम बात कर लें तो नाइट्रोजनी पदार्थ में जैसे यूरिया आ जाएगा, यूरिक एसिड, ठीक है फ्रेंड्स, यूरिक एसिड हो गया। इसके बाद हम आगे बात कर लें और तो अमोनिया, ये सब जो अपशिष्ट पदार्थ हैं ये सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ही ये उत्सर्जी अंगों तक जाते हैं, वहाँ से ये बाहर हमारे बॉडी से एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा हार्मोन का परिवहन, ठीक है फ्रेंड्स। तो हार्मोन का परिवहन, हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का स्रावण होता है, और हार्मोन वहाँ सिक्रेशन होने के बाद वो क्या करता है, हमारी विभिन्न अंगों तक पहुँच जाते हैं। जैसे कि हम बात कर लें कि हार्मोन, जैसे हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, वहाँ से हार्मोन स्रावित हुआ और ये क्या है, विभिन्न अंगों तक पहुँच जाता है और वहाँ अपना फंक्शन करते हैं पहुँचने के बाद। तो ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ये हमारे स्कल में होता है, ये हमारे मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क के ये विभिन्न शरीर तक पहुंच जाता है। तो ये किसके माध्यम से होता है, ये परिसंचरण यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके माध्यम से यहाँ पे संभव होता है। और हम आगे बात कर लें तो आगे जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन भी इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन सारे चीज़ों को हमने देख लिया यहाँ पे। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये कितने टाइप के होते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने देख लिया, सबसे पहले हमने देखा कि ये किस तरह के जंतुओं में पाया जाता है, और उसके बाद देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा कि एक विशेष प्रकार के अंग होते हैं जो एक समूह बना के एक विशेष कार्य को संपन्न करते हैं। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम को कुछ अंग है, जैसे कि हमने हार्ट की बात की, यहाँ पे ब्लड की बात की और वेसल्स की बात की। ये तीनों मिलके मुख्य अंग हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। अब ये तीनों मिलके आपस में सर्कुलेटरी सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम का वर्क क्या होता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि इनका वर्क होता है, सबसे पहले तो जो पोषक पदार्थ हमारे बॉडी की आवश्यकता होती है मेटाबॉलिज्म क्रिया करने के लिए, उन पदार्थों का परिवहन करके जहाँ जो सेल्स हैं हमारे, वो विभिन्न प्रकार के सेलों में पहुँचाना और वहाँ उसका फंक्शन होता है। दूसरी हम बात किए यहाँ पे कि जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप मेटाबॉलिज्म क्रिया होने के बाद नाइट्रोजनी पदार्थ से कुछ अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। अवशिष्ट पदार्थ वो नाइट्रोजनी होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, और वो हार्मफुल होते हैं इसलिए इसको शरीर से एग्जिट होना बहुत ज़रूरी है। शरीर से एग्जिट होने के लिए ये परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ही, जहाँ से ये प्रोडक्शन हुआ है इनका, जहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं, वहाँ से वो हमारे उत्सर्जी अंग से बाहर एग्जिट हो जाते हैं हमारे बॉडी से। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमने देख लिया, और हमने देखा कि ये हार्मोन जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं जो कि विभिन्न क्रियाओं को, जो हमारे दैनिक जीवन में जो बहुत सारे क्रियाएं हमारी बॉडी द्वारा एक्टिविटी होती है, वो सारे हार्मोन के द्वारा नियंत्रण होता है। और ये हार्मोन कहाँ स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। तो हमारे जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो ग्लैंड हैं, वो विभिन्न जगहों पे है। ऐसा तो नहीं है कि सेल्स है और सेल्स के पास ही सारी जो ग्लैंड है वहीं पे उपस्थित है, ऐसा नहीं है। अलग अलग जो ग्लैंड है वो अलग अलग स्थितियों में अपने सिचुएटेड हैं। तो वहाँ से इनका जो स्रावित सिक्रेशन होता है हार्मोन का, वो संचरण, जो परिसंचरण तंत्र है, इसके माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक, अंगों तक पहुँचते हैं। और ऑक्सीजन का मुख्य कार्य होता है परिसंचरण तंत्र में ऑक्सीजन का परिवहन करना। जैसे कि हमने बताया था पिछले वीडियो में, जब हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे देखा था कि जब CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है लंग्स के द्वारा, तो वहाँ से लेकर क्या आता है, ब्लड विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचाने का काम करता है O2 को। वो किसके माध्यम से होता है? परिसंचरण माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे इसके टाइप पढ़ेंगे कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कितने टाइप के होते हैं और किन किन जंतुओं में पाई जाती है ये सब चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आगे इसके टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ शेयर भी कर दें, ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए और वो भी एग्जाम के इम्पोर्टेंट से जो तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी हेल्पफुल हो। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं टाइप का, जो कि परिसंचरण टाइप कितने तरह के होते हैं। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स, इसके हम टाइप पढ़ते हैं। तो ये कितने टाइप के होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं। इसके टाइप कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स। यानी हम बात करें हिंदी में तो खुली रक्त परिसंचरण तंत्र। हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है फ्रेंड, सिस्टम। इसकी हिंदी बात करें तो ये बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें इसकी कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम बात करें तो उन जंतुओं में पाए जाते हैं जिनमें क्या है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत उन्हें नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम उन प्राणियों, उन ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जिनको क्या है, डेली का काम करने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे जीव आते हैं? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले तो ये हम जान लें कि जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, आर्थ्रोपोडा और मोलास्का, तो जो आर्थ्रोपोडा के जीव जंतु होता है
और मोलास्का संघ के जो जीव जंतु होते हैं उनमें क्या है, उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आर्थ्रोपोडा जैसे कि कीट हो गए, केकड़े हो गए, और हम बात कर ले छिपकली हो गए, छिपकली तो रेप्टाइल में आ जाता है, उसमें कीड़े मकोड़े इंसेक्ट हो गए, और केकड़े की बात कर लें, इसमें तिलचट्टे की बात कर लें, और काकरोच की बात कर लें, तो ये सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और मोलास्का में बात कर लें तो मोलास्का में आता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम काकरोच की बात कर रहे हैं, काकरोच, ठीक है फ्रेंड्स। और किसका बात करें, और यहाँ पे हम देख लेते हैं जैसे कि तिलचट्टा हो गया, तिलचट्टा, ठीक है फ्रेंड्स, और मच्छर हो गया, ये सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं जो इंसेक्ट हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और हम मोलास्का में बात कर ले तो इसमें आता है घोंघा, सीप, ऑक्टोपस, ये सब आते हैं। ये इनमें क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुली रक्त परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो खुली रक्त परिसंचरण क्या होता है कि इनमें क्या है, हार्ट तो होता है, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इनमें वेसल्स जो होते हैं हार्ट से ज्वाइंट बहुत ही छोटे लेंथ के होते हैं, तो इनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है थोड़े देर के लिए वेसल्स में होता है, इसके बाद खुले स्थान में यानी खुले सर्कुलेट ब्लड होने लगता है। और इनका अगर हम बात करें कि ब्लड सर्कुलेटर साइकिल का, तो इनका ब्लड सर्कुलेटर जो चक्र है वो कितने में पूरा हो जाता है, अगर चक्र की बात करें तो 5 से 6 मिनट में ये पूरा हो जाता है। अब इनके ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है कि बहुत कम गति होती है, कम गति होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और कम गति के साथ साथ क्या होता है, जो ब्लड का दाब होता है वो दाब भी कम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आप जान लिए, जैसे कि हम बात करें यहाँ कि एक इस तरह का हार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, हार्ट है, और हार्ट में क्या है, थोड़े देर के लिए वेसल्स में बहा ब्लड, इसके बाद ये क्या है, इस तरह से ओपन बॉडी में ब्लड का सर्कुलेट होने लगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे कि हम आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो मोलास्का के ऑर्गेनिज्म मोलास्का फाइलम के होते हैं, जैसे कि घोंघा, सीप, ऑक्टोपस, काकरोच, तिलचट्टा, मच्छर, ये सब जो केकड़े होते हैं, ये सब क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें पाया जाता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम्पल आपको दे के पूछ लेता है, जैसे कि यहाँ तिलचट्टा बोल दिया, काकरोच एग्जाम्पल में दे दिया, और कुछ और जंतुओं के नाम दे दिया जो कि क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें होता है, और आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि जो आर्थ्रोपोडा होता है और जो घोंघा फाइलम होता है, इन दोनों के जो जंतु होते हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है फ्रेंड्स, तंत्र। इसमें किस तरह के जंतु आते हैं, तो इसमें वो सारे जंतु आते हैं जिनके वेसल्स, हार्ट और क्या है, ब्लड क्या है, वेल डेवलप होते हैं, सारे चीज उनका बॉडी जो है वेल डेवलप होता है, और वो क्या करते हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, डेली के वर्क करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उनके लिए सारे सिस्टम वेल डेवलप होंगे। जैसे वेसल्स की बात कर लें, वेसल्स लंबे होंगे, दूर तक ब्लड उनका सर्कुलेट होगा उस माध्यम से, हार्ट वेल डेवलप होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के अगर बात करें, तो इस प्रकार के किस तरह के जंतुओं में पाए जाते हैं, तो जो हमने पढ़ा था वहाँ पे कि जो अरहेनियस ने 6 तरह के जंतुओं में बांटा था। जैसे कि हम बात कर लें, जो एनीमिलिया होता है, एनीमेलिया, और जो पक्षी वर्ग होता है, पक्षी वर्ग, मत्स्य वर्ग, रेप्टाइल वर्ग, टाइल वर्ग, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे जो हैं क्या है, इनमें ये सब जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो क्लोज टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि क्या है, वेल डेवलप होते हैं। तो इस तरह के जो मैमेलिया हो गया और जो रेप्टाइल हो गए, मत्स्य वर्ग हो गए, ठीक है फ्रेंड्स,
और इस तरह के जो वर्ग पाए जाते हैं जिनमें वेल डेवलप सारे चीज़ें होते हैं, वहाँ पे ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में एक हार्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स, एक हार्ट होता है और हार्ट के माध्यम से उससे जुड़ा हुआ वेसल्स होता है। जैसे वेसल्स की हम बात कर लें तो आर्टरीज और वेन्स होते हैं, जो कि क्या है, वेल डेवलप होते हैं और ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सर्कुलेट बहुत आसानी से करते हैं। तो इस तरह से हमने क्लोज टाइप और ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन की बात कर ली यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इन चीज़ों में ध्यान रखना है, जैसे कि हम बात कर लें मनुष्य और हम बात कर लें मेढक, जैसे कि जो उभयचर होते हैं उनमें क्या है, क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया। और अलग अलग जंतुओं में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो थोड़े थोड़े डिफरेंस होता है। जैसे कि हम बात कर लें कि जो मेढक होता है उसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन तो सेम होता है, लेकिन जो इनका हार्ट होता है वो क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आगे जब हम हार्ट पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को भी वहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब हम आगे इसके टाइप पढ़ते हैं कि और क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में, ठीक है फ्रेंड्स, यानी मानव परिसंचरण तंत्र। क्या, मानव परिसंचरण तंत्र, ठीक है फ्रेंड्स, मानव परिसंचरण तंत्र। तो मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो जो मानव परिसंचरण तंत्र होता है वो क्या होता है, बंद होता है, बंद, यानी क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें होता है, ठीक है, यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। और बंद के साथ साथ क्या होता है, दोहरी परिसंचरण तंत्र होता है, यानी डुअल सर्कुलेटरी होता है सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। यानी मानव का जो परिसंचरण तंत्र होता है वो कैसा होता है, सबसे पहले तो क्लोज टाइप का होता है, बंद परिसंचरण तंत्र। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा कैसा होता है, डबल, यानी डुअल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स, यानी दोहरी परिसंचरण तंत्र। तो बंद के मतलब तो हमने समझ लिया कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, वेसल्स के माध्यम से, वाहिनियों के माध्यम से होता है। लेकिन डुअल सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है, तो जो डुअल यानी दोहरी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, तो जो मानव होता है वो जो सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसीलिए उसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। वो दो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, तो पहला जो होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है फ्रेंड्स, सिस्टम। और अगर हम दूसरे की बात कर लें तो दूसरा होता है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स, लिम्फ, यानी पहला तो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है और दूसरा क्या होता है, लसिका परिसंचरण तंत्र। इन दोनों को मिलने से ही क्या है, मानव परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स इसी के कारण, यानी दो चीजों से मिलकर जो मानव परिसंचरण तंत्र है बना हुआ है, इसीलिए इसको दोहरी परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और ये तो हमें पता है कि बंद परिसंचरण भी होता है। तो हमने ये देख लिया कि दो तरह के कौन कौन से होते हैं। तो जो मानव है वो कितने तरह के परिसंचरण तंत्र होते हैं, दो तरह के, कौन कौन सा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह के दो टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ब्लड सर्कुलेशन की अगर बात करें तो इसकी खोज किसने की, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज विलियम हार्वे ने की, विलियम हार्वे, ठीक है फ्रेंड्स। खोज किसने की, विलियम हार्वे ने।
कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसकी खोज विलियम हार्वे ने की। क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लेता है कि ब्लड सर्कुलेटर की खोज किसने की, तो आपको बताना होगा विलियम हार्वे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाता है, तो मुख्य भूमिका हार्ट निभाता है, हार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। जो हृदय होता है वो हृदय ही क्या है, मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मुख्य अंग है हार्ट है, इसी के माध्यम से पूरा सर्कुलेट आसानी से होता है। तो यह क्या करता है, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का, इसे पंप भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है फ्रेंड। इसकी अगर हम भाग की बात करें कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर हम पहले की बात करें तो पहले में ब्लड है, ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरे की बात करें यहाँ पे तो हार्ट है, हार्ट, और तीसरे की बात करें वेसल्स, वेसल्स, ठीक है फ्रेंड्स। यानी ब्लड की हिंदी में बात करें तो रक्त, हृदय और वाहिनियाँ, वाहिनियाँ, वेसल्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 3 चीज़ होते हैं इसमें, और इन 3 चीज़ों को हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे पढ़ने के बाद हम इनके बेसिक चीज़ों को, एक एक चीज़ों को समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, ब्लड, रक्त के, रक्त के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि जो ब्लड होते हैं वो क्या होते हैं, तरल संयोजी ऊतक होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होते हैं, तरल संयोजी ऊतक। तो फ्रेंड्स तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं ब्लड को, तरल संयोजी ऊतक इसलिए कहते हैं कि उसमें जो है तरल तो होता ही है और वो संयोजी होता है। संयोजी इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि जो ब्लड होता है वो विभिन्न जो टिश्यू होते हैं और टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि जो सारे जो ऑर्गन है हमारे वो क्या है, एक छोटी सी इकाई, बात कर लें कोशिका की, तो कोशिका से मिलकर बना हुआ है। और अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड हमारे स्कल से लेके, ऊपर से लेके नीचे अगर पैर की बात करें तो ब्लड हर एक जगह पे पाया जाता है। और ब्लड के माध्यम से ही सारे जो प्रोटीन होता है और जो विटामिन्स होते हैं और जो अपशिष्ट जो मटेरियल, हमारे एडवांटेज मटेरियल जो हमारे बॉडी में होते हैं, उनका परिवहन, एग्जिस्ट बाहर उत्सर्जी अंगों से, और विभिन्न पदार्थों को एक स्थान दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्टेशन सारा ब्लड के माध्यम से होता है। तो कहने का मतलब है कि ब्लड हर एक जगह हमारे बॉडी में उपस्थित है। और क्या करता है, हर एक जगह उपस्थित है तो हर एक जगह कोशिका भी हैं और उन कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है जो ब्लड है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने देख लिया। तो ब्लड को सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने टाइप में इसे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम ब्लड को देखते हैं यहाँ पे। तो ब्लड को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। ब्लड क्या है, 2 चीज़ों से मुख्य रूप से मिलकर बने होते हैं। सबसे अगर हम पहले की बात करें तो प्लाज्मा, ठीक है फ्रेंड्स, प्लाज्मा। और दूसरे हम बात करें तो ब्लड कार्पल्स, दूसरे की बात करें तो ब्लड कार्पल्स, कार्पल्स, ठीक है फ्रेंड्स। किसको, ब्लड कार्पल्स। तो फ्रेंड्स जो प्लाज्मा होता है, वो जो पूरा ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, तो प्लाज्मा की मात्रा होती है 55%। और अगर ब्लड कार्पल्स की बात करें तो ब्लड कार्पल्स कितने होते हैं, 45%, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे प्लाज्मा क्या होता है, द्रवित अवस्था में होता है। क्या होता है, द्रवित अवस्था में। और जो ब्लड कार्पल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रक्त कणिकाएं। जो कार्पल्स होते हैं उसे कणिकाएं कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो ब्लड कार्पल्स होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। हमारे ब्लड में जो पड़े होते हैं कणिकाएं वो कैसे होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जो प्लाज्मा होता है ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी द्रवित अवस्था में होता है,
अगर हम यहाँ पे प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में जो है 90% क्या होता है, जल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और 10% क्या होता है, 10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं। अगर यहाँ पे हम कार्बनिक पदार्थों की बात करें तो कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे हम कार्बनिक पदार्थ की बात कर लें यहाँ पे, तो प्रोटीन्स हो गया, प्रोटीन, वसा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से अगर यहाँ पे हम प्रोटीन की बात कर लें तो प्रोटीन में जैसे कि हम बात कर लें कौन कौन से होते हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिजोन, इस तरह से पाए जाते हैं। और कौन सा होता है, एल्ब्यूमिन, इस तरह से पाए जाते हैं। और कार्बनिक में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो और कार्बनिक की बात करें तो इसमें पोषक पदार्थ जो होते हैं, पोषक पदार्थ की बात करें तो जो हम भोजन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो भोजन करने के पश्चात जो हमारी जो छोटी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में उनका जो वहाँ पे अवशोषण हो जाता है, जो हमारे उपयोगी शरीर के पदार्थ होते हैं, अवशोषण होने के पास ये क्या ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड से विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँच जाते हैं। तो ब्लड में पोषक पदार्थ की हम बात करें तो विटामिन्स होते हैं, विटामिन, ग्लूकोज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के पोषक पदार्थ होते हैं। यहाँ पे हम कार्बनिक की बात कर रहे हैं, और हम ब्लड में और बात करते हैं तो इसमें अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ की बात करें तो कुछ अमोनिया युक्त पदार्थ होते हैं, अमोनिया युक्त पदार्थ की बात करें तो अमोनिया युक्त पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम यूरिया की बात कर लें, यूरिया का भी मात्रा होता है। ठीक है, और हम अमोनिया की बात कर लें, अमोनिया के बाद यूरिक अम्ल भी होता है। तो इस तरह से अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। अब हम यहाँ पे अकार्बनिक की बात करें तो अकार्बनिक में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो अकार्बनिक में ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस जैसे हम बात कर लें लवण, जैसे NaCl की कुछ मात्रा होती है, सोडियम का कुछ होता है, यहाँ पे कैल्शियम फास्फेट भी होता है, कैल्शियम फास्फेट भी होता है जो कि थोड़े अल्प मात्रा में होता है। तो इस तरह से कार्बनिक 10% कार्बनिक पदार्थों प्लाज्मा में ये सारी चीज़ें पाए जाते हैं। अगर हम यहीं पे ब्लड कार्पल्स की बात करें, जो कार्पल्स हैं यानी जो रक्त कणिकाएं हैं, इनकी बात करें तो इनमें फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ब्लड कार्पल्स यानी रक्त कणिकाएं। तो रक्त कणिकाएं कितने परसेंट पाए जाते हैं, 45%। तो रक्त कणिकाओं में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से हम बात करें तो RBC, रक्त कणिकाएं जो होती हैं RBC यानी रेड ब्लड कार्पल्स, WBC वाइट ब्लड कार्पल्स, और एक प्लेटलेट्स पाया जाता है, प्लेटलेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 चीज़ें इसमें मुख्य तरह से पाए जाते हैं। अगर RBC की बात करें तो RBC को एथियोफिल भी कहते हैं, इरिथ्रियोफिल। ठीक है फ्रेंड्स, इरिथ्रियोफिल। अगर यहीं पे हम RBC की बात करते हैं तो RBC क्या है, इरिथ्रियोफिल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम मुख्यतः RBC के बारे में बात करते हैं तो RBC को क्या बोलते हैं, इरिथ्रियोफिल भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे आगे RBC को मुख्य रूप से पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं रेड
ब्लड कार्पल्स, ठीक है फ्रेंड्स, यानी लाल रुधिर कणिकाएं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वो किस तरह से होता है, ये किसके कारण लाल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इनका लाल कलर होता है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसके बाद हम बात कर ले कि हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या चीज होता है जिसके कारण क्या है, रेड होता है। तो इसके अंदर आयरन का मॉलिक्यूल होता है जिसके कारण ब्लड क्या है, लाल रंग के होता है। अगर हम बात करें कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की संख्या अगर हम बात करें तो कितना होता है, तो हीमोग्लोबिन की संख्या की बात करें तो इसका 270 मिलियन के लगभग मिलियन होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, यानी एक आरबीसी में 270 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और उसमें एक हीमोग्लोबिन में आयरन का मॉलिक्यूल होता है जिसके कारण ब्लड रेड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि आपने सेब देखा होगा, सेब में बहुत कम मात्रा में आयरन होता है जो कि क्या है, अगर काट को हम उसको हवा में छोड़ दें तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो देखते होंगे कि सेब काटने पे लाल लाल होने लगता है। तो किसके कारण होता है, वो आयरन के द्वारा होता है, Fe के द्वारा होने लगता है, क्योंकि कम मात्रा में आयरन होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। लेकिन ब्लड की हम बात करें तो ब्लड में एक आरबीसी के मॉलिक्यूल में कितने होते हैं, 270 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं। तो ब्लड कितना रेड होता है आपने देखा ही होगा। तो फ्रेंड्स इसके हम बात कर लिए, और हम बात कर लें कि और कुछ जंतुएं होते हैं जिनमें क्या है, ब्लड सर्कुलेशन तो होता है, उनमें ब्लड होता है लेकिन उनकी ब्लड लाल नहीं होती। जैसे कि हम बात कर लें ऑक्टोपस। तो फ्रेंड्स ऑक्टोपस का ब्लड कैसा होता है, नीला होता है। इसमें क्या है, इसमें Fe नहीं पाया जाता। इसमें नीला होने का कारण क्या है, कॉपर पाया जाता है, कॉपर का मॉलिक्यूल पाया जाता है, अणु पाए जाते हैं, जिसके कारण ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है नीला होता है। और हम बात कर लें जैसे कि काकरोच का ब्लड किसका होता है, पीला होता है, काकरोच का ब्लड पीला होता है। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ऑक्टोपस दे देगा या काकरोच दे देगा, आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कि इसकी ब्लड कैसी होती है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो काकरोच की ब्लड की बात करें तो पीला होता है। तो ये किसके कारण होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसमें हीमोसील के कारण इसका ब्लड जो है पीला होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और हम आरबीसी के बारे में बात कर लें तो आरबीसी के जो ब्लड होते हैं, हमने तो पढ़ा कि जो ब्लड होते हैं वो सेल्स होते हैं, और सभी सेल में क्या है, केंद्रक पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। लेकिन जो आरबीसी होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि हम मनुष्य की रक्त की बात कर लें तो मनुष्य के रक्त में केंद्रक नहीं पाया जाता, रक्त में क्या है, न्यूक्लियस की बात करें केंद्रक नहीं पाया जाता। मतलब जो भी कशेरुकी जो लाल रुधिर कणिकाएं यानी हीमोग्लोबिन वाले जितने भी लाल रुधिर कणिकाएं वाले जंतु हैं उनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ ऐसे जंतु हैं जिनमें हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक पाए जाने वाले जंतु कौन कौन से हैं, तो हम बात करें पहला तो ऊंट है। फ्रेंड्स जो ऊंट है उसका जो ब्लड होता है उसमें क्या है, केंद्रक पाया जाता है। और अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा कौन सा है, लैमा बोलते हैं इसको। तो ये दो जंतु हैं जो रेड ब्लड कार्पस यानी लाल रक्त कणिकाएं वाले, जिसमें क्या है, केंद्रक पाए जाते हैं। बाकी के जितने भी जंतु हैं जिनमें लाल रक्त पाए जाते हैं उनमें क्या है, केंद्रक नहीं पाए जाते, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से देख लिया हमने। और फ्रेंड्स आरबीसी का जो जीवन काल होता है, जो आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो जीवन काल होता है कितने दिन का होता है,
120 दिन का। तो फ्रेंड्स 120 दिन का जीवन काल का मतलब क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि जो आरबीसी का निर्माण होता है वो बोन मैरो से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से होता है? बोन मैरो से। जैसे कि हम देखे थे जब वहाँ पे स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे थे, तो जो लंबी अस्थियाँ होते हैं, जैसे कि हम बात कर लें जांघों की, जो फीमर होता है वहाँ पे मुख्यतः जो आरबीसी का निर्माण होता है। तो जैसे कि हम बात करें कि इस तरह के अस्थियाँ होते हैं, और अस्थियों में ये जो किनारे किनारे वाला भाग होता है किनारे पे, इन भागों में आरबीसी का क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आरबीसी के जो यहाँ पे अणु है वो क्या है? जिस दिन से निकलते हैं अब ये चले जाते हैं हमारे बॉडी में, और बॉडी में जाने के बाद 120 दिन जब ही पूरा होता है, और 120 दिन पूरा होने के बाद वो डेड हो जाते हैं। इनके सेल क्या हैं? डेड हो जाते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का कनेक्टिव सेल ही है, यानी कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं ब्लड को। तो इसके जो सेल होते हैं 120 दिनों में डेड हो जाते हैं। फ्रेंड्स ये डेड क्यों हो जाते हैं? तो हमने देखा अभी यहाँ पे कि जो ब्लड होता है उसमें क्या है? केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक नहीं पाए जाते, यानी न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। तो हमने देखा था कि जो सेल होते हैं, सेल का डिवीजन क्यों होता है? हमने पढ़ा था, जब सेल वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होते हैं सेल्स में, उसी के माध्यम से वहाँ पे जेनेटिक्स मटेरियल होते हैं, उसमें डीएनए और आरएनए, जिसके माध्यम से क्या होता है? डीएनए के माध्यम से नई नई सेलों का जनरेशन होता रहता है। किसके माध्यम से? केंद्रक के माध्यम से। लेकिन जो ब्लड है इसमें तो केंद्रक है नहीं, न्यूक्लियस है नहीं, तो ये क्या है? इसमें अपना जो ये सेल है ये अपना वृद्धि नहीं कर पाता, ये अपनी तरह नए सेल का जनरेशन नहीं बना पाता, इसलिए 120 दिन तक जीवित रहता है। और जीवित होने के बाद ये क्या हो जाता है? इसके सेल आरबीसी के डेड हो जाते हैं। और डेड होने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए डेड होने के बाद अपशिष्ट हो जाते हैं, अपशिष्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी की इसकी आवश्यकता नहीं रहती। और अपशिष्ट होने के बाद ये हमें उत्सर्जन करना होता है। तो ये डेड होने के बाद जो आरबीसी के सेल होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वो पीलिया में। कहाँ चले जाते हैं? पीलिया में। पीलिया में जाते हैं तो वहाँ पे डेड सेल बहुत सारे पड़े रहते हैं। इस पीलिया को क्या कहते हैं? शरीर का कपूरगाह, कपूरगाह भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बॉडी का कपूरगाह भी कहते हैं। और लगभग डेली 120 दिन में तो डेड होता है। लगभग हर मिनट में हमारे बॉडी में जो आरबीसी के सेल होते हैं वो डेड होते रहते हैं, और नए सेल यहाँ पे बनते रहते हैं आरबीसी के। तो इस तरह से हमने देख लिया। और पीलिया से ये सीधे हमारे उत्सर्जी अंगों तक जाते हैं ब्लड के माध्यम से, वहाँ फिर क्या होते हैं? उनका हमारे बॉडी से एग्जिस्ट हो जाता है। तो इस तरह से होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ब्लड के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जैसे कि जब बच्चा भ्रूण में होता है तो क्या है? हमने यहाँ पे देखा कि जो आरबीसी का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? हड्डियों में होता है। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि जब बच्चा भ्रूण में होता है, जब बहुत जन्म नहीं होता है, तो उसमें तो हड्डी होता नहीं, उसमें बोन्स होते नहीं, तो उनका रक्त का निर्माण कैसे होता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, जन्म से पहले की बात है, तो उसका आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ होता है? यकृत में। जब बच्चा जन्म ले लेता है और थोड़ा सा विकसित होता है तो क्या है? उसमें हड्डियों का निर्माण, हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, और फिर क्या है? बोन मैरो बन जाते हैं, और बोन मैरो के माध्यम से फिर उनका जो होता है, उनका आरबीसी का निर्माण होता है, उन हड्डियों से होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है तो वहाँ पे जो आरबीसी का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? यकृत में, लीवर में होता है। लेकिन जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद से उसका बोन्स में आरबीसी का निर्माण होने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप कि आज के इस सेशन में ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा और बहुत अच्छे से समझे होंगे। जब ये हमारा परिसंचरण तंत्र जब कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद हम इसके एमसीक्यू लगाएंगे, और जो प्रीवियस में क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे हुए हैं उन सारे टॉपिक को कवर करेंगे, और उसके बाद हम जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे इस थ्योरी सेक्शन के वहाँ पे एमसीक्यू भी रखेंगे और हल करके एक एक चीज़ों को क्लियर करेंगे। जो आपको डाउट यहाँ पे रह जा रहा होगा उन सारे डाउट को हम वहाँ पे
MCQ लगा के क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स आगे के जैसे कि हमारे पार्ट रह गए हैं, हमने जैसे कि ब्लड के 3 चीज़ों में डिवाइड किया था, जैसे कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो अभी 2 पार्ट इसके और ब्लड के रहे हैं, WBC और प्लेटलेट्स। तो उन चीज़ों को हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट जो होता है, हृदय होता है, उसका फंक्शन किस तरह से हमारे बॉडी में होता है, और वेन और आर्टरीज किस तरह से उससे ज्वाइंट्स होते हैं, और किस टाइप के ब्लड लेके, जैसे कि ब्लड भी कई तरह के शुद्ध ब्लड होते हैं, अशुद्ध ब्लड होते हैं, और वेन और आर्टरी दोनों अलग अलग ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही इसको शेयर भी करें। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।